वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हांगकांग के फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे। अब ये केस इतना ज़्यादा डेंजरस इसीलिए है क्योंकि इस केस में जितने भी विक्टिम थे, इस केस में टोटल 4 विक्टिम थे और उन चारों ही विक्टिम के साथ जो भी कुछ हुआ उन सबको वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करा गया था। अब जो ये किलर था वो स्पेसिफिकली खाली लड़कियों को टारगेट किया करता था क्योंकि बचपन से ही उसको फीमेल फ्लैश के प्रति, एक औरत के मांस के प्रति कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन था। वो अपने विक्टिम्स के सारे ही बॉडी पार्ट्स को काटा करता और जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते थे वो उन्हें एक जार में रखता था और उसके ऊपर वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करता था ताकि उसकी जो भी वियर्ड से वियर्ड फैंटेसीज हैं वो उन्हें पूरा कर पाए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लाम कौरवान। लाम कौरवान का जन्म 22 मई 1955 को हांगकांग में हुआ था। अभी हमें एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि लाम की फैमिली में कितने मेंबर्स थे क्योंकि जो उसके फादर थे वो काफ़ी दफ़ा एक्स्ट्रा अफेयर्स भी रखा करते थे। काफ़ी रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो लाम के फादर हैं उसके काफ़ी सारे बाहर अफेयर्स चलते रहते थे और शायद वहाँ से भी फैमिली में काफ़ी नए मेंबर्स थे। एनीवेज उसके भाई और बहन दोनों ही थे, पर कितने भाई बहन थे अभी तक इतना क्लियर नहीं है। अब वीडियो को सिंपल बनाने के लिए मैं लाम की फैमिली मेंबर्स को उनके रिलेशन के हिसाब से बुलाऊंगा, जैसे फादर को फादर बुलाएंगे, आप समझ ही चुके होंगे। अब जो ये फादर है वो एक तरीके से हेड ऑफ द फैमिली थे और काफ़ी एक डोमिनेंट कैरेक्टर थे फैमिली में। घर के जो सारे फैसले वगैरह होते थे वो हमेशा फादर ही लेते थे और इसी चीज़ के कारण वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हुआ करते थे। वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी कभी काफ़ी बुरी तरह से भी मारा करते थे। ऑल्दो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फादर के इस अग्रेसिव बिहेवियर, इस टॉक्सिक बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, पर फिर भी वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते थे। अब जो लाम है उसने बचपन से ही अपने घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा देखा था। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ करते थे, तो वो हमेशा ही घर में एक कोने में चुपचाप रहना प्रेफर करता था और उसका यही बिहेवियर, मतलब साइलेंट रहना, ये चीज़ उसके स्कूल में भी रिफ्लेक्ट होती थी और स्कूल में भी वो अपने आप को बाकी बच्चों से आइसोलेट करके रखता था, एक कोने में जाके चुपचाप बैठा रहता। और अब जैसे जैसे लाम ने टीनेज में कदम रखा उसने कॉन को डिस्कवर किया। अब अगर हम देखें तो ऊपर ऊपर से ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल लगती है क्योंकि सभी बच्चे कभी ना कभी इस चीज़ को डिस्कवर करते हैं, पर लाम के अंदर इस चीज़ का ऑब्सेशन एक नेक्स्ट लेवल पे था। नॉट जस्ट एनी कॉन, उसे एक्सट्रीम वाले कॉन देखना पसंद था और इसी की वजह से उसका जो नज़रिया था, एक औरत को देखने का नज़रिया, वो काफ़ी खराब, काफ़ी घिनौना बन चुका था। वो हर एक औरत को इंक्लूडिंग हिज ओन सिस्टर वो एक पीस ऑफ फ्लैश की तरह देखता था जो उसके डिज़ायर, जो उसके अर्जेस को पूरा करे। और शायद यहीं से स्टार्ट हुई उसकी एक क्रिमिनल माइंडसेट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है अपनी फैमिली के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा अब्यूसिव थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण घर में जो झगड़े होने लगे थे वो काफ़ी आम बात हो चुकी थी। ये एक तरीके से डेली रूटीन बन चुका था और ये जो झगड़े थे वो सिर्फ वर्बल नहीं थे, तू मैं नहीं होती थी, बल्कि ये ऐसे झगड़े थे जहाँ पे तुम अपने सामने वाले को सीरियसली इंजर कर सको। अब बचपन से ही लाम ने ये सब झगड़ा देखा था, पर बचपन में वो अपने फादर के अगेंस्ट कभी नहीं जा पाया। पर जैसे जैसे वो फिजिकली बड़ा हुआ, जो उसका साइज था वो उसके फादर जितना हो गया था, उसके और उसके फादर के बीच काफ़ी झगड़े हुए थे। बचपन में जो फादर हैं वो लाम की अच्छी तरह से पिटाई कर सकते थे, पर जैसे जैसे लाम बड़ा हुआ तो फादर के लिए भी ये चीज़ मुश्किल होने लग गई। और साल 1973 में लाम और उसके फादर के बीच एक बहुत सीरियस आर्ग्यूमेंट हुई और इसी के चलते जो फादर हैं उन्होंने लाम को घर से बेदखल कर दिया, जिसके बाद जो लाम है वो एक तरीके से होमलेस बन चुका था। अब होमलेस होने के बाद जो ये लाम है वो कहाँ गया, किसके साथ गया, ये किसी को भी नहीं पता। उस झगड़े के बाद जो फादर हैं वो लाम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, एक तरीके से वो उनसे नफरत करते थे, तो उन्होंने भी कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि लाम आखिरकार गया तो गया
कहाँ। एनीवेज, अब हम हमारी स्टोरी में लाम के पास वापस आते हैं। लाम अब होमलेस हो चुका था, और जब तुम होमलेस होते हो तुम्हारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। या तो तुम भीख मांग सकते हो या फिर छोटी मोटी चोरियां कर सकते हो, और शायद लाम ने ये दोनों ही किया था। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लाम है उसने काफ़ी सालों पहले ही कॉर्न को डिस्कवर किया था, और इतने सालों से उसके अंदर जो डिज़ायर्स थी वो उन्हें एक तरीके से सप्रेस कर रहा था। अब इतना तो हम सभी को पता है कि तुम अगर किसी लड़की को छेड़ोगे, किसी भी फॉर्म में छेड़ोगे, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी। पर उस समय जो लाम है वो एक तरीके से होमलेस था, और उसके अंदर ये पुलिस से पकड़े जाने का ये जो फियर था वो बिल्कुल नहीं था। तो लाम ने यही सोचा कि उसके अंदर की जो इच्छाएं इतने सालों से जो उसने सप्रेस करके रखी थी, वो डिजायर्स, वो एक फीमेल फ्लैश का डिजायर, उसे वो पूरा करना चाहता है। तो उसने कहीं से एक चाकू का इंतजाम किया, और वो उस चाकू को लेकर जाता है एक पब्लिक टॉयलेट के पास। तो वहां पर उसे एक लड़की दिखती है जिसे वो चाकू से धमकाता है और उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही लाम ये सब कर रहा था, जो लड़की है वो काफी जोर से चीखती है, और इसी चीख के कारण जो आसपास के लोगों का अटेंशन है वो वहां आ जाता है, और इमीडिएटली इसके बाद जो पुलिस है वो भी लाम को अरेस्ट कर लेती है। और जैसे ही लाम को अरेस्ट किया गया, जो पुलिस है वो लाम के बैकग्राउंड को पता लगाती है, और लाम के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें उनके बेटे के इस काम के बारे में बताती है। जो लाम है वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो चुका था, और तब जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो लाम है उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी खराब है। तो इसीलिए लाम की मेंटल कंडीशन का एक टेस्ट होता है, जिसमें जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो लाम की कंडीशन को देखकर ये कंक्लूड करते हैं कि लाम मेंटली इल है, और उसे जेल भेजने की बजाय एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जिसमें जो लाम है वो 102 दिन बिताता है, जिसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन को स्टेबल बताया जाता है और उसे उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लाम अपने फैमिली के घर में वापस चला जाता है। अब लाम अपनी फैमिली के साथ दोबारा से मिल चुका था, पर अभी भी हम ये चीज़ नहीं भूल सकते कि लाम का जो मेन एम था, उसका जो डिज़ायर है फीमेल फ्लैश के लिए, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ था, और जब तक उसका ये डिज़ायर, उसका पागलपन पूरा नहीं होता, वो रुकने वाला नहीं था। लाम अब 19 साल का हो चुका था, और हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद साल 1978 में उसने एक टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, जिसके बाद उसने एक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। अब जो लाम है वो एक टैक्सी ड्राइवर बन चुका था, पर जो उसका मेन स्केड्यूल है वो रात का ही होता था। वो रात भर लोगों को सवारी देता था, और जैसे ही सुबह होती वो अपने घर वापस पहुंच जाता। पर जब जैसे ही वो अपने घर जाता था, जो उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स है वो सब अपना काम करने निकल जाते थे। तो इसी के चलते जो लाम की टाइमिंग है और उसके फैमिली मेंबर्स की टाइमिंग है वो कभी मिल नहीं पाती थी। तो काफी हफ्तों में मुश्किल से एक बार वो अपने फैमिली मेंबर्स से मिलता था। तो ऐसा बहुत रेयर ही होता कि वो अपने फैमिली मेंबर्स से मिल पाता। तो फैमिली मेंबर्स को ये भी नहीं पता चलता था कि लाम कहाँ है या रात भर वो किसके साथ गया, और इसी चीज का लाम ने फायदा उठाया। 3 फरवरी 1982, किम्बरली रोड। टाइम हो रहा था तकरीबन 4 AM, और काफी ज्यादा भारी बारिश हो रही थी। तभी एक नाइट क्लब डांसर चैंग फुंग लैन अपना काम खत्म करके घर जाने की कोशिश कर रही थी। वो एक टैक्सी का इंतजार कर रही थी, और तभी वहां पे लाम की टैक्सी आ जाती है, और वो लाम की टैक्सी में बैठ के वहां से चली जाती है। अब जब लाम अपनी टैक्सी चला ही रहा था, जो चैन फुंग है वो लाम से ये कहती है कि यार टैक्सी को थोड़ा साइड लगाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है। जिसके बाद जो लाम है वो अपनी टैक्सी साइड में लगाता है, और जो चैन फुंग है वो टैक्सी से बाहर निकल के उल्टी करती है। तो अब लाम चैन फुंग की तरफ देखता है, और उसे ये तो कंफर्म हो चुका था कि जो चैन फुंग है वो शायद नशे में है।
शायद चैन फुंग ने पिछली रात थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली होगी और इसी के कारण उसे वॉमिटिंग हो रही है। अब हम सबको ये नहीं पता कि ये प्री प्लान था या नहीं, पर लाम को अपने सामने एक बहुत परफेक्ट टारगेट दिख रहा था। तो वो चैन फुंग को टैक्सी में एक आइसोलेटेड जगह में लेके जाता है और वहां पर एक इलेक्ट्रिक वायर से उसका गला घोट के उसे मार देता है। जब लाम उस लड़की का कत्ल कर रहा था, उस लड़की ने अपने बचाव में काफी ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करी, पर क्योंकि उस दिन काफी भारी बारिश हो रही थी तो आसपास किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा हो रहा था कि वहां पे आसपास बहुत कम लोग थे। लाम ने अभी अभी अपने पहले विक्टिम को मारा है और उसे ये पता था कि उसे इस विक्टिम की बॉडी के साथ क्या करना है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कहां करना है। तो वो उस विक्टिम की बॉडी को अपने घर में ही लेके आता है और उसे सोफे के अंदर छुपा देता है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लाम के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं। तो लाम जब उस बॉडी को लेके आ रहा था, फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। पूरे दिन लाम अपने घर में अकेला था और उसके सामने थी एक फीमेल की डेड बॉडी। उसे ये पता था कि उसने अपना काम अगर जल्दी नहीं किया तो ये जो फीमेल बॉडी है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी और डिकम्पोज होने के बाद जो स्मेल आएगी उसके कारण वो पकड़ा जा सकता है। तो उसने वो पूरा दिन लगा दिया, पर अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉडी को आखिरकार कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो अगले दिन जैसे ही उसके फैमिली मेंबर्स अपने काम के लिए निकल गए, जो लाम है वो पास के एक हार्डवेयर स्टोर में जाता है और उस हार्डवेयर स्टोर से वो एक इलेक्ट्रिक सॉ खरीदता है और उसी सॉ से वो चैन फुंग की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। और अब यहाँ पर चीजें एक ईवल टर्न लेती है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि लाम के अंदर फीमेल फ्लैश की एक बहुत बड़ी अर्ज थी, तो इसीलिए जो भी बॉडी पार्ट उसने उस इलेक्ट्रिक सॉ से काटे थे उसने उसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ उसने उस विक्टिम के सभी सेक्सुअल ऑर्गन्स रखे थे और दूसरी तरफ बॉडी के बाकी ऑर्गन्स। उसने उन सेक्सुअल ऑर्गन्स को एक जार में रखा था और उसे प्रिजर्व करने के लिए उसने जो राइस वाइन है उसे डाला था, ताकि बाद में वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी कर सके। और जो बचे कुछ बॉडी पार्ट थे उन सबको उसने प्लास्टिक में रैप किया था और उसे एक नदी में फेंक दिया। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लाम इस पूरे ही प्रोसेस का वीडियो बनाता है और इस वीडियो टेप का उसने नाम रखा था सीरियस सीक्रेट। चैन फुंग को मरे हुए तकरीबन 9 दिन हो चुके थे और लाम ने उन बॉडी पार्ट्स को शिंग मुन रिवर में फेंका था। अब इस रिवर के पास में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट था जहां पर जो वर्कर्स है वो अपना ब्रेक ले रहे थे। तभी उनमें से एक वर्कर ये देखता है कि नदी के किनारे एक हाथ बह रहा था। जैसे ही उस वर्कर ने ये चीज देखी उसने ये चीज इमीडिएटली पुलिस को बता दिया और पुलिस ने उस रिवर में अपनी सर्च शुरू कर दी और उन्हें वहां से बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिले, जैसे हेड और लेग। अब क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स पानी में काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुके थे तो पुलिस कभी भी इस विक्टिम के बारे में पता नहीं लगा पाई। अब जैसे ही पुलिस को चैन फुंग की बॉडी पार्ट्स मिली, जो आसपास के सभी मीडिया है वो सब इस चीज को कवर करने लग गए और इन्हीं सब चीजों को देखकर जो लाम है वो काफी ज्यादा खुश फील कर रहा था। वो अपने पहले विक्टिम को सेलिब्रेट कर रहा था और अब क्योंकि उसे कत्ल करने का एक्सपीरियंस हो चुका था तो वो इस चीज को अब एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहता है। वो अपने काम को एकदम प्रोफेशनली करना चाहता था। तो वो अपनी रिसर्च करने लगता है कि यार कैसे बॉडी पार्ट्स को फ्रेश रखा जाए, कैसे उन पे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाए, कैसे बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में प्रिसाइजली काटे, कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो इस काम को एकदम इजीली कर पाए और कैसे जो इसकी स्मेल है वो उसे एकदम कम रख सके। और यही सब रिसर्च करने के बाद उसे मिलता है उसका सेकेंड विक्टिम। 29 मई 1982। पहली हत्या को तकरीबन 3 हफ्ते बीत चुके थे और अब लाम को तलाश थी उसके दूसरे विक्टिम की। समय हो रहा था तकरीबन 5:20 AM और लाम को अपने सामने उसकी दूसरी विक्टिम दिखाई देती है जिसका नाम था चैन वान किट और वो भी एक टैक्सी का इंतजार कर रही थी। लाम उसे अपनी टैक्सी में बिठाता है
और उसे वो एक कम भीड़ वाली जगह में लेके जाता है। तब तक वान किट को ये बात पता चल चुकी थी कि लाम उसे गलत दिशा में लेके जा रहा है, तो वो लाम से पूछती है कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, पर लाम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वान किट काफी ज्यादा डर चुकी थी, तो वो लाम को दोबारा से पूछती है, पर इस बार जो लाम है वो एक चाकू निकालता है और चाकू से डराने के बाद वो उसे हैंडकफ कर देता है। अब वान किट चाह कर भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाई, जिसके बाद जो लाम है वो उसी इलेक्ट्रिक वायर से उसे गला घोट के मार देता है और उसकी बॉडी को भी घर ले जाने के बाद लाम उसके साथ वही सब कुछ करता है। और इस बार उसके वीडियो टेप का नाम था अ सीरियस सीक्रेट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लाम अपना काम बहुत प्रोफेशनली करना चाहता था, तो इन 3 महीनों के बीच उसने ह्यूमन बॉडी पे काफी ज्यादा रिसर्च करी थी और उसे ये बात पता थी कि बॉडी पार्ट्स को एग्जैक्टली कैसे काटना है, और जो वो सेक्सुअल ऑर्गन्स थे वो उसे जार में रखता है। लास्ट टाइम तो उसे कुछ भी नहीं पता था, तो वो राइस वाइन को एज अ प्रिजर्वेटिव डालता है, पर इस बार वो एग्जैक्ट केमिकल डालता है और बाकी बॉडी पार्ट्स को वो एक न्यूज़पेपर में रैप करता है और उसे टाई हांग रोड के सामने जाके फेंक देता है। पुलिस को बहुत जल्दी ही वान किट के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं, पर इस बार भी जो पुलिस है वो काफी ज्यादा हेल्पलेस थी, क्योंकि जो ये दोनों ही विक्टिम है वो लाम से एकदम अनरिलेटेड थे, तो पुलिस को कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाता। लाम को अपना फॉर्मूला मिल चुका था जिससे वो अपना काम किया करता था। अकेली औरत, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहां पे भीड़ काफी ज्यादा कम होती है, और लास्ट में था रेनी डे, क्योंकि बारिश के आवाज में विक्टिम की आवाज दब जाती है। और उसने इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए 2 और लड़कियों को मारा और इन सबको उसने रिकॉर्ड किया एज ऑपरेशन रेनी नाइट एंड द 4th ऑपरेशन। और अपने विक्टिम की सेक्सुअल ऑर्गन के साथ वो अपनी डिजायर्स तो पूरी करता ही, पर एक बार उसने अपनी विक्टिम के बॉडी पार्ट को कंज्यूम भी किया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एकदम इनविंसिबल है और कभी नहीं पकड़ा जाएगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लाम है वो अपने इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करता था, वो इन सब की वीडियोस बनाता था और इन सब की फोटोज भी लेता था। और उसके बाद उसने ये सोचा कि जो भी उसने ये विक्टिम्स की फोटोज ली है उसे प्रिंट करा लेना चाहिए। और ये वो समय था जहाँ पर फोटो प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती थी, तुम्हें एक कैफ़े में जाके वो फोटोज देनी पड़ती है और उसे प्रिंट होने में ही तकरीबन 1 हफ्ते लग जाते थे। तो लाम एक कैफ़े में जाता है और वहाँ पर इन फोटोग्राफ्स को डेवलप होने के लिए देता है, जिसके बाद उसे बताया गया था कि फोटो डेवलप होने में कुछ दिन लग सकते हैं, तो आप इन फोटोज को कुछ दिन बाद आके कलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद जैसे ही वो कैफे वाला इन फोटोज को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इन फोटोज में ह्यूमन बॉडी के कटे हुए टुकड़े थे, और इस चीज को वो इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट कर देता है। जिसके बाद पुलिस एक स्टिंग ऑपरेशन रखती है, और जब वो दिन आया जब लाम को अपने फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने थे, वहां पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पकड़े जाने के बाद भी जो लाम है वो अपने सारे ही एलिगेशंस को डिनाई करता रहता है, पर जो पुलिस है वो उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। तो वो लाम के घर को चेक करते हैं, और एज एक्सपेक्टेड घर में पुलिस को सभी विक्टिम्स के सेक्सुअल ऑर्गन मिलते हैं जो जार में प्रिजर्व करने के लिए रखे गए थे। और अब लाम का खेल खत्म हो चुका था। जब ये पूरी पूछताछ चल रही थी, पुलिस को ये बिलीव नहीं हुआ कि लाम ने ये सब काम अकेले किया है। पुलिस को ये लग रहा था कि इस क्राइम में लाम के साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी मिले हुए थे, क्योंकि ये सारे ही काम लाम के घर में हुए थे, और ये बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल था कि घर वालों को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। पर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को फैमिली मेंबर्स
जिसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिलता है। ये पहली बार था जब हांगकांग में ऐसा कुछ देखा गया और इसी चीज के कारण ये एक नेशनल न्यूज थी। जब ये ट्रायल चल रहा था, लाम की एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुई थी जिसमें ये प्रूफ हो गया कि लाम की मेंटल कंडीशन एकदम ठीक है। जिसके बाद ऑन 8 अप्रैल 1983 लाम को 4 कत्लों के लिए डेथ पेनल्टी मिलती है। बट ऑन 29 अगस्त 1983 उसकी इस सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है और वो आज भी अपनी उम्र कैद सर्व कर रहा है। तो इसी के साथ जो लाम कौर वान का केस है वो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए एक बिग थैंक यू, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।